जय हिंद। चलिए आज देखेंगे टॉपिक चाल तथा वेग। कल हमने पढ़ा था दूरी एवं विस्थापन। तो चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पीड। और वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। इसको अंग्रेजी में दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो कल हमने जाना कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और आज की टॉपिक है चाल और वेग क्या है। तो आप कहेंगे भाई तब आज चाल और वेग की टॉपिक है तो दूरी एवं विस्थापन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दूरी का संबंध चाल से होगा और विस्थापन का संबंध वेग से होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये दूरी एवं विस्थापन क्लियर होनी चाहिए, तभी आप चाल तथा वेग पढ़ पाएंगे। तो चैनल के वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट में होगा दूरी एवं विस्थापन वीडियो देखिएगा, तब चाल तथा वेग देखिएगा, नहीं मत देखिएगा, नहीं समझ में आएगा। तो चलिए चाल को हम डिफाइन करते हैं। चाल क्या है? एकांक समय में चली गई दूरी। चाल क्या है? एकांक समय में चली गई दूरी। वेग क्या है? वेग क्या है? एकांक समय में हुआ विस्थापन। अब कल की टॉपिक में बताया गया था कि विस्थापन जिसमें राशि कौन सी हो? सदिश हो, और दूरी जो अदिश हो। मतलब जब भी दूरी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम दिशा की कोई चर्चा नहीं करेंगे, और जब भी हम विस्थापन की बात करेंगे तो वहाँ पर दिशा की भी बात जरूर की जाएगी। तो भैया यही बात सेम यहाँ पर भी होगा। यह एक अदिश राशि होगी क्योंकि इसका संबंध किससे है? दूरी से है। और ये जो वेग होगा यह क्या होगा? सदिश होगा। ये एक सदिश राशि होगी क्योंकि इसका संबंध विस्थापन से। कल बताया गया था कि विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है, और दूरी एक अदिश राशि है। तो एकांक समय में चली गई दूरी और एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग है, और एकांक समय में चली गई दूरी क्या है? चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यदि मैं कहूं कि किसी वस्तु की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, 72, देखिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं? 72 किमी प्रति घंटा, ठीक है आ रहा है। यदि मैं कहूं कि किसी वस्तु की चाल 72 किमी प्रति घंटा है, तो आप कहेंगे ना कि ये 1 आवर में 72 किलोमीटर जाएगी। यदि मैं कह दूं कि कोई बाइक है, बाइक की चाल तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मान लो हो भी सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। मतलब कोई भी वाहन हो, यदि उसकी चाल 72 किमी प्रति घंटा में बोलूँ तो आप कहेंगे कि वो 1 आवर में 72 किलोमीटर जाएगी। लेकिन आप ये बताने में अभी भी असक्षम हैं कि एक निश्चित समय के बाद इसकी दिशा क्या होगी। एक निश्चित समय के बाद इसकी दिशा क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं कि गाड़ी कुछ मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद किस दिशा में होगी? नहीं। तो यह है चाल। यदि मैं कहूँ कि यह 72 किमी प्रति घंटा इसका ये विस्थापित हुई है, 72 किमी प्रति आवर से विस्थापित हुई है पूर्व दिशा में या किसी एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, तो यहाँ पर जब दिशा का ज्ञान हो तब उसे हम वेग कहेंगे। एकांक समय हुआ विस्थापन। आप जानते हैं दूरी और विस्थापन को शब्द में इतना डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भाई विदाउट राशि किसके? अदिश। यदि हम देखें, यदि अदिश राशि दिशा न देखें, यदि दिशा को मद्देनजर न दिया जाए तो वही दूरी है। यदि दिशा को मद्देनजर रखा जाए, यदि दिशा को जोड़ा जाए तो वही विस्थापन है। भले शब्द में आपको इतना डिफरेंस लग रहा है, लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब है। उसी प्रकार चाल और वेग भी करीब हैं। इसमें हम किसकी बात करेंगे? दूरी की बात करेंगे, और इसमें हम किसकी बात करेंगे? विस्थापन की। तो एकांक समय विस्थापन मतलब यदि हम टाइम को 1 सेकेंड कर दें और विस्थापन को भी 1 मीटर कर दें, तो वही कराए कि एकांक समय में चली गई विस्थापन। यही 1 मीटर वाला विस्थापन क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। और चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ भी यदि एकांक समय ले लें
तो एकांक समय में यही चली गई दूरी ही तो चाल होगी। और यहाँ पर यदि हम टाइम 1 सेकेंड लेते हैं तो यही विस्थापन वेग हुआ, इसीलिए कहा जा रहा है एकांक समय में चली गई दूरी और एकांक समय में हुआ विस्थापन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि दूरी और विस्थापन क्या है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया चाल तथा वेग क्या है। इसको अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं, इसको वेलोसिटी कहते हैं, और इसको दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 2 चीज़ हम आज लेकर चल रहे हैं, चाल तथा वेग। चाल तथा वेग। चलिए तो पहले चाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वेग पे आते हैं। चाल के बाद एक टर्म आता है क्या, माध्य चाल। जिसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ेंगे अभी। तो माध्य चाल क्या होगा, तो माध्य चाल कहने का मतलब है यहाँ आप भी एवरेज देखिए, भी यहाँ चाल को दिखाई दे रहा है, या यदि ये नहीं लिखना है तो भी के ऊपर बार लिखिए। यह होता है कुल दूरी। अच्छा बताइए यहाँ पर विस्थापन में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि दूरी का चाल क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी है। यदि यहीं पर यदि मैं माध्य वेग लिखूँगा, यदि मैं यहाँ पर माध्य वेग लिखूँगा तब बता दीजिए क्या लिखूँगा, कुल विस्थापन, और समय तो वही रहने वाला है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। दोनों को साथ साथ एकदम कंपेरिजन करके पढ़ते चलिए, आराम से मजा आएगा पढ़ने में। जो देखिए माध्य चाल माध्य वेग, यदि मैं माध्य इसको लिख अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कुल विस्थापन बटे कुल समय, और ये क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए इसका माध्य वेग लिखेंगे, कुल दूरी यदि मान लीजिए डेल्टा एस हो और कुल समय यदि डेल्टा टी हो, तो यही हो गया इसका क्या, माध्य चाल। और यहाँ पर माध्य चाल क्या होगी, एवरेज इक्वल टू कुल दूरी कितनी है, इतनी। अब एक चीज़ आप इसमें अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पर एरो का निशान लग रहा है और यहाँ पर एरो का निशान नहीं लग रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी राशियाँ सदिश होंगी, मान लीजिए भी कोई राशि है, यदि वो सदिश है तो उसके ऊपर एक वेक्टर का चिन्ह लगता है, वेक्टर, इसको वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इसका मतलब ये जो राशि है इसमें दिशा भी है। यदि हम बिना दिशा का यदि कोई राशि लिखते हैं तो उसके ऊपर ये वेक्टर, ये चिन्ह तीर का नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर जब भी बात होगी दिशा को लेकर होगी, इसलिए देखिए ये जो विस्थापन है ये भी दिशा को लेकर काउंट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा, इसके ऊपर क्या लगा है, एरो लगा है। और ये जो वेग है वो भी दिशा को देखकर, दिशा को भाई मद्देनजर देखते हुए ही हम वेग निकालेंगे, इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया। और यहाँ पर जो चाल हो चाहे दूरी हो, इसमें दिशा का कोई मान नहीं होता, दिशा का कोई मायने नहीं रखती, इसलिए यहाँ पर क्या है, तीर नहीं लगाया गया है। चलिए माध्य चाल माध्य वेग समझ गए। चलिए अब चलते हैं, एक शब्द आता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब क्या है, देखिए एक शब्द आता है तात्क्षणिक चाल। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंस्टैंटेनियस स्पीड। और ये भी समझिए तात्क्षणिक चाल है तो तात्क्षणिक वेग भी होगा। इसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। चलिए ये भी समझ लीजिए अब तात्क्षणिक वेग क्या है और तात्क्षणिक चाल क्या है। ठीक है, अपने एक दिमाग में रखिएगा कि जो वेग है वो क्या है, कहीं ना कहीं दिशा को मद्देनजर रखते हुए जो है हम पढ़ रहे हैं, और चाल को क्या कर रहे हैं, विदाउट डायरेक्शन का पढ़ रहे हैं। उसको हम एरो से शो करते हैं। यदि कोई राशि सदिश है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पर एक एरो का निशान लगेगा। यदि कोई राशि अदिश है तो उसके ऊपर ये निशान हम नहीं लगाएंगे। इतना चीज़ तो आप समझ गए। चलिए तात्क्षणिक क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि कुल दूरी और कुल समय क्या होता है, डेल्टा यस अपान डेल्टा टी। आपने यही पढ़ा ना, भी एवरेज बराबर डेल्टा यस अपान टी। और यहाँ पर यदि हम भी एवरेज लिखते हैं तो हम इसके ऊपर
डायरेक्शन का चिन्ह लगाते हैं, एक एरो का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर हमने यही लिखा था। तो दोनों में यदि डेल्टा टी को हम इतना कम समय के लिए लें कि जीरो ना हो, जीरो के करीब हो, इसका मतलब ये है कि ये जीरो के करीब है केवल। यदि बराबर लिखते तब जीरो हो, इसीलिए तात्क्षणिक मतलब पल भर के लिए एकदम, मतलब डेल्टा टी इतना कम कर दें, इतना कम कर दें, तो इसी को हम कहेंगे। इसको लिखने का तरीका होता है क्या, तब तात्क्षणिक को हम लिखेंगे क्या, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या, डेल्टा यस अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान डी टी। ये एक अवकल गुणांक है। देखिए डी टी के सापेक्ष यस का एक अवकल गुणांक है, ये इसको कहते हैं अवकल गुणांक। इस पे एक वीडियो प्रॉपर आ जाएगी, फिलहाल यहाँ पर पढ़िए कि अवकल गुणांक है केवल, ठीक है। डेल्टा टी को जीरो के करीब ले जाने का क्या मतलब है, जीरो के करीब ले जाने का मतलब ये है कि बहुत बहुत एकदम एकदम पल भर के लिए, तात्क्षणिक, बहुत पल भर के लिए। और यहाँ पर यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस एरो बदल जाएगी कि यहाँ पर हम एरो लगा देंगे इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी। ये लिखने का तरीका होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा यस पे एरो अपान डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी एस अपान डी टी। क्या आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, ये बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये डी एस अपान डी टी, और इस पर क्या लग जाएगा, एरो। यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यह क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। हम चाल तथा वेग में कुछ टर्म है, कुछ बातें हैं, समझेंगे कि वो क्या क्या है। नंबर वन ये है कि चाल और वेग दो चीज़ें हैं। तो वेग या तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, और चाल या तो धनात्मक या तो शून्य, यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, यह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ये अपने बात में भाई, चाल आप सोचिए कैसे निगेटिव कभी नहीं हो सकती चाल। वेग तो निगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यदि निगेटिव जाएगा तो होगा, लेकिन चाल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। या तो वो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी, लेकिन वेग या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या तो जीरो। भाई विस्थापन शून्य होगा तो वेग आराम से शून्य हो जाएगा। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये था। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि चाल शून्य हो, चाल शून्य हो तो इसका वेग अशून्य हो। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब ये है कि यदि चाल शून्य होगी तो हमेशा हमेशा वेग क्या होगा, अशून्य, मतलब वेग भी शून्य होगा, वेग भी क्या होगा, शून्य होगा। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि भाई, ये तो आप चीज़ें समझ रहे हैं कि कभी भी यदि चाल जीरो नहीं है, तो यदि चाल जीरो नहीं है तो वेग कहाँ जीरो होगा। लेकिन यदि चाल, किसी चीज़ की चाल हम जीरो कर दें तो वो कभी भी क्या होगा, उसका वेग अशून्य नहीं हो सकता, हमेशा वेग भी उसका क्या होगा, चाल के साथ शून्य होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड और लास्ट, थर्ड और लास्ट पॉइंट ये है, जैसे जैसे हम पिछली वीडियो में हम बताए थे किसके लिए, विस्थापन के लिए, तो उसी प्रकार जिस प्रकार दूरी विस्थापन की या तो बराबर हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है, ठीक उसी प्रकार चाल या तो इससे बड़ी होगी या तो इसके बराबर होगी। आप जानते हैं कि चाल नेगेटिव में नहीं जा सकती, छोटी नहीं हो सकती, तो चाल यहाँ क्या लिखेंगे हम, वेग। तो किताब में इसी चीज़ को यहाँ पर भाई गुणे एक लिख सकते हैं ना, तो वेग को इधर किया है, इसको वो इस तरीके से दर्शाया है। चीज़ यही है। और कल भी बताया गया था कि दूरी और विस्थापन में ऐसा संबंध होता है, चाल और वेग में भी यही संबंध होता है। तो आई होप आप लोग को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें पता हो गई। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, त्वरण। त्वरण एक्सीलरेशन क्या होता है,
आपको चाल और वेग पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी रहता है कि दूरी और विस्थापन क्या है। अब ये जान गए चाल तथा वेग, तो इसके बाद अब जानेंगे त्वरण क्या है, ठीक है। और उसके अवकल गुणांक से आप लोग को परेशान मत होइएगा, वो अवकल गुणांक पे एक आएगी टॉपिक जो आपका चैप्टर में है, वो मैथ में हर जगह यूज होता है। तो ये था चाल तथा वेग का चैप्टर, ठीक है। यदि पसंद आए तो कमेंट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।